आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 72वें यौम जमहूरिया के जश्न को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर की सभी अहम सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया है। रियासती हुकूमत के अलावा इंफरादी तौर पर भी हर गली नुक्कड़ पर रिपब्लिक डे मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद के मौजमजाही मार्केट पर वारसी ब्रदर्स ने रिपब्लिक डे के मौके पर खव्वाली पेश की। यौम जमहूरिया के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी पुलिस मेडल्स का ऐलान किया गया। वजारत दाखिला ने इन पुलिस मेडल्स का ऐलान किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स बड़ी तादाद में शामिल हैं। ये मेडल्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पुलिस ओहदेदारों को दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के हिस्से में 18 पुलिस मेडल्स, एक राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा, 2 गैलेंट्री मेडल्स, विशिष्ट सेवा के जमरे में 15 मेडल्स आए। दूसरी तरफ एक और तेलुगु रियासत तेलंगाना के हिस्से में 14 पुलिस मेडल्स, 2 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल्स, विशिष्ट सेवा जमरे में 12 मेडल्स आए हैं। इन मेडल्स लेने वालों में हैदराबाद के एडिशनल CP शिखा गोयल और निजामाबाद के IG शिवशंकर रेड्डी भी शामिल हैं। फराइज की अंजामदही के दौरान बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर ये मेडल्स दिए जाते हैं। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने इन मेडल्स पर अपने मातहत ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। जल्द ही ये मेडल्स दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने रियासत को GST मुआवजे की रकम जारी की है। यह रकम तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों के लिए भी जारी की गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर मजमूई तौर पर मरकजी वजारत फाइनेंस ने 3174 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम जारी की, जिसमें स्पेशल बोरोइंग प्लान के तहत तेलंगाना रियासत को 1336 करोड़ 44 लाख रुपए जारी किए गए, जबकि आंध्र प्रदेश को 1810 करोड़ 71 लाख रुपए की रकम जारी की गई। गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी मरकजी हुकूमत ने रियासतों को GST मुआवजे की रकम जारी की थी। GST मुआवजे की अदायगी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मुतअद्दिद मरतबा वजीर आजम और मरकजी वजीर फाइनेंस से नुमाइंदगी की थी और इस खुसूस में कई मकतूबात भी रवाना किए गए थे। वजीर बराए समाजी बहबूद व माजूरीन कोप्पला ईश्वर ने कहा है कि मुल्क में पहली मरतबा तेलंगाना रियासत में माजूरीन के लिए 20 करोड़ रुपए से जायद के आलात और गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोप्पला ईश्वर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने माजूरीन की बहबूद के लिए कई स्कीमां शुरू की हैं। इसके लिए बजट में भारी रकम मख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के माजूरीन को हुकूमत ने माली साल 2020-21 में 20 करोड़ 41 लाख मालियत के मुख्तलिफ अकसाम के 13,195 आलात मुफ्त देने का फैसला किया।
जिनमें 3 पहियों वाली गाड़ियों के अलावा दीगर आलात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आला तालीम हासिल करने वाले माजूर अफराद और दीगर अहल माजूरीन उनकी ज़रूरत के मुताबिक आलात को मुफ्त हासिल करने के लिए आज से 6 फरवरी तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। जो वेबसाइट है जहां पे एप्लीकेशन दिया जा सकता है उसका एड्रेस है www.obms.cgg.gov.in। इन दरखास्तों का जायजा लेते हुए जिला कमेटी अहल अफराद को मुंतखब करेगी। 15 फरवरी से मुंतखब माजूरीन में मुताल्लिका ज़िले के वज़रा और अरकान असम्बली और दीगर अवामी नुमाइंदे उनमें इमदादी आइटम्स तकसीम करेंगे। माजूर अफराद में जो इमदादी आइटम्स तकसीम किए जाएंगे उनमें 900 3 व्हीलर्स, 650 बैटरी व्हील चेयर्स, 300 लैपटॉप्स, 400 4G स्मार्टफोन, 120 देसी प्लेयर्स, 1500 3 पहियों वाली गाड़ियां व्हील चेयर्स, 3000 लकड़ी के और 2000 व्हील चेयर्स, 3000 लकड़ी के स्टिक्स, 1460 समात के मशीन, 2065 नाबीना अफराद के हाथों के स्टिक्स। इसी तरह मुख्तलिफ आलात हैं जो तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में माजूरीन में ये आलात तकसीम किए जा रहे हैं। वजीर कुपलाईश्वर ने कहा कि हुकूमत ने माजूरीन के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात भी फराहम किए हैं। वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने मेडचल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले हिमेश नामी लड़के को तहनीत पेश की, जिसका मरकज़ की जानिब से बाला पुरस्कार अवार्ड 2021 के लिए इंतखाब अमल में आया है। वज़ीर सत्यवती राठौर ने अपनी क़यामगाह पर हिमेश की शालपोशी की। उन्होंने बताया कि हिमेश जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल में 9वीं का तालिब इल्म है और उसने दिमाग से मुतालिक मर्ज़ की जाँच के लिए स्मार्ट वॉच की ईजाद की थी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की तरक्की और बहबूद के लिए जो स्कीमात और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उस तरह के प्रोग्राम्स और स्कीमात बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली किसी भी रियासत में देखे नहीं जाते। उन्होंने संगारेड्डी ज़िले के गुड़ुपल्ली में रैतु वेदिका का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में किसानों को काश्त के लिए हर साल 14,500 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की जा रही है। इस तरह की स्कीम कर्नाटक या महाराष्ट्र के किसानों को नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की बहबूद के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उससे मुतासिर होकर कर्नाटका और महाराष्ट्र के कई मौज़ूआत के अवाम बिलखुसूस किसान तेलंगाना में जम होने का मुतालबा कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस पार्टी नायकुలంతా కూడా రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు. వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు సదాశివపేట పట్టణం నుంచి 12వ వార్డు కౌన్సిలర్ పులిమామిడి రాజు గారు, 6వ వార్డు కౌన్సిలర్ గుండు రవికుమార్ గారు, 14వ వార్డు కౌన్సిలర్ రేణుకా శివకుమార్ గారు, మరి కప్తా నేను మాట్లాడిన కప్పే కూడా ఇంకా కొంతమంది చేరడానికి వచ్చిన బాబు దగ్గర రండి, నేను మాట్లాడిన తర్వాత కప్తాను. మాజీ కౌన్సిలర్ సీనియర్ నాయకులు వాజిద్ గారు, జబైర్ గారు, అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ చైర్మన్ కంది మండలం నుంచి కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, సీనియర్ దళిత నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గోవర్ధన్ గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు బీజేపీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్న జుల్కల్ సర్పంచ్ కవితా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, వారితో పాటు ఉప సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్లు అనేక మంది జుల్కల్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు బీజేపీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నారు. వారికి అదేవిధంగా మల్కన్న, ఉప సర్పంచ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మానయ్య గారు, మరి ఈరోజు దాదాపు 200 మంది కాంగ్రెస్ బీజేపీలకు రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతా ఉన్నారు. వారు तेलंगाना कानून साज असेंबली की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी पीयूसी का इजलास 3 फरवरी को मुनक्किद होगा। असेंबली के सेक्रेटरी वी नरसिम्हाचार्युलू ने एक बयान में बताया कि पीयूसी का इजलास आहते असेंबली में वाक़ कमेटी हॉल में सुबह 11:30 बजे दिन मुनक्किद होगा। पीयूसी इजलास में तेलंगाना पावर जनरल कॉर्पोरेशन TSGEN को फ्यूल मैनेजमेंट पर साल 2014-15 के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीयूसी इजलास की इत्तला कमेटी के अरकान और मुताल्लिका ओहदेदारों को दी गई है।
रियासती हाईकोर्ट में आज एलआरएस पर समाअत हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल को रोक देना और एलआरएस दो अलग अलग मौजू हैं। उनकी जानिब से दायर करदा मफाद अम्मा की दरखास्त पर समाअत करने की अदालत से ख्वाहिश की, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील को आइंदा 4 हफ्तों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी और इस केस की समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी। महकमा डाक की जानिब से आवाम की शिकायत और मसाइल की यकसुई के लिए 11 फरवरी को डाक अदालत का एहतमाम किया जा रहा है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर की इतला के मुताबिक डाक अदालत 11 बजे दिन शहर के एबिट्स में वाक़ डाक सदन में दूसरी मंजिल पर वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। उन्होंने तेलंगाना रियासत के अवाम को मशवरा दिया कि वह अपनी शिकायत और मसाइल तहरीरी तौर पर पोस्ट कवर में 4 फरवरी तक रवाना करें। पोस्ट एनवलप पर डाक अदालत तहरीर करें। डाक अदालत श्री इसके जो एड्रेस है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज के नाम पे ये दरखास्त भेजनी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10 करोड़ के करीब पहुंच गई, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 21,40,669 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,06,67,736 हो गया, जबकि 1,53,470 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,93,401 हो गई है और 1,590 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 148 नए मामला सामने आए और 1 मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 3,234 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए टीका अंदाजी का प्रोग्राम तेलंगाना में तेजी के साथ जारी है। रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज कोरोना वायरस का टीका लिया। डॉक्टर संजय कुमार रियासत में कोरोना का टीका लेने वाले पहले रुकन असेंबली बन गए हैं। वो पेशे से इमराज चश्म के माहिर डॉक्टर हैं और जगतियाल असेंबली हल्के से टीआरएस की नुमाइंदगी करते हैं। जिले जगतियाल में उनका खुद का एक हॉस्पिटल है। इसी दौरान रियासत के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अहलकारों को कोरोना का टीका देने का प्रोग्राम आज से शुरू हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ को टीका देने के प्रोग्राम में अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शख्सी तौर पर शिरकत करते हुए टीका ले रहे हैं। हर प्राइवेट हॉस्पिटल जहां 50 या उससे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं, वहां वैक्सीन सेंटर कायम किया गया है जहां ये टीके दिए गए। ये मुहिम महकमे सेहत की निगरानी में हो रही है। कोविन सॉफ्टवेयर में अपने नामों का इंदराज करने वाले निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स को ही टीका दिया जा रहा है। टीका अंदाजी का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर अंजाम दिया जा रहा है। हर वैक्सीन सेंटर पर रोजाना 100 अफराद को टीका देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। अगर किसी सेंटर में 100 से ज्यादा अफराद टीके के लिए आते हैं तो उसी रोज दूसरे मरहले में उन्हें टीके देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा है कि वोट हमें जमहूरी तौर पर फराहम किया गया हक है। जमहूरियत में वोट की काफ़ी अहमियत होती है। इस अहमियत से अवाम बिलखुसूस नौजवानों को वाकिफ करवाने के लिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए पार्था सारथी ने वोट की अहमियत और उससे इस्तेफादे की तफसीलात पेश करते हुए उन्हें हलफ दिलाया। उन्होंने कहा कि गैर जानिबदाराना तौर पर मजहब, जात पात, तबका, जबान के दरमियान तफरका किए बगैर हर शहरी को आज़ादाना तौर पर वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2011 से मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। खास तौर पर नौजवानों को अपने नाम फेरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने की इस मौके पर तरगीब दी जाती है। पार्था सारथी ने कहा कि रियासत में हालिया दिनों ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, बल्दियात और कॉरपोरेशनों के इंतखाबात पुरअमन माहौल में और शफाफ अंदाज में मुनक्किद करवाए गए थे, जो इंतहाई कामयाब रहे। आज इलेक्शन डे के मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपने ओहदेदारों को हलफ दिलाया। We the citizens of India, having abiding faith in democracy,
hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country. Hereby pledge to uphold the democratic of free, fair and peaceful elections. And to vote in every election fearlessly. Without being influenced by consideration of religion, race, caste, community, language or any inducement. Thank you. నిష్పక్షపాత ప్రశాంత ఎన్నికల ప్రభావాన్ని నిలబెడతామని మతం జాతి లేదా ఎటువంటి ఒత్తిడులకు ఓటు చేస్తామని ఇందుమూలంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट इशू कर दिया गया है। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर पर हमले के केस के सिलसिले में असदुद्दीन अवैसी की अदालत में गैर हाजिर होने के नतीजे में खुसूसी अदालत ने उनके खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया। जराये के मुताबिक असदुद्दीन अवैसी इस केस में मुतअद्दिद बार अदालत में पेश होने में नाकाम रहे, जिसके पेश नज़र अदालत ने यह फैसला किया। वाज़ेह है कि साल 2016 के जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर की गाड़ी पर और उन पर चंद अफराद ने हमला कर दिया था। तब उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में मीर चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया था। इस वाक़े में असदुद्दीन अवैसी को अहम मुल्ज़िम करार दिया गया था। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जबकि पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन और वीडियोज़ मौजूद हैं। दूसरी जानिब असदुद्दीन अवैसी ने पहले कहा था कि शब्बीर अली पर हमले में उनका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमलावरों की मजम्मत की। असदुद्दीन अवैसी के वकील ने कहा कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस सिलसिले में अदालत में एक डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया गया था। ताहम मीर चौक पुलिस ने अदालत में जवाबी दावा दर्ज किया। अदालत में दलाइल सुनने के लिए अदालत में इस दलील में पुलिस ने यह दावा किया कि इस हमले में असदुद्दीन अवैसी मुलविस थे। अदालत ने असदुद्दीन अवैसी को मुकदमे की समाअत के लिए पेश होने का हुक्म दिया, ताहम वह अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केटीआर अपने वालिद से ज्यादा झूठ बोलते हैं। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर कभी भी केटीआर को वजीर आला नहीं बनाएंगे। केटीआर कितने ही काबिल हों, वो उनमें सबसे ज्यादा केसीआर जानते हैं। जो वज़रा का ओहदा चाहते हैं वही केटीआर को वजीर आला बनने की ख्वाहिश रखते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर केटीआर वजीर आला बन गए तो कविता, हरीश राव और संतोष के लिए मसाइल पैदा होंगे। अवाम ने टीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाया है, लेकिन वज़ीर आला कौन बनेगा ये खानदानी मसला है। केसीआर को अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है कि वो केटीआर के बजाय रस्मया बालकिशन को वज़ीर आला बनाए। कांग्रेस के रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि मोदी के पास अपना एतमाद बहाल करने के लिए किसानों के मफादात को नजरअंदाज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी कवानीन की अमलावरी होने से किसानों को भारी नुकसान होगा और किसानों ने इन नुकसानात की भरपाई करने का रियासती हुकूमत ने केसीआर ने वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब को शायद मैं समझता हूं उनको कभी कभी शक आते, अभी उन्हें है या नहीं बोल के बाहर चर्चा उसे चल रहे, वज़ीर आला बदल रहे बोल के उनको शक आ रहे क्या मैं सही भी बदला है, क्या मैं हूं या नहीं बोल के। हाँ है, मैं हूं तो क्या करना, अब हमें एक बात छोड़ना किसानों के बारे में। आज सही भी अगर किसानों की भला चाहने वालों से है तो शायद आप भूल गए होंगे, एक 6-7 महीने पहले उन्हें खुद बोले मैं किसानों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। मैं सब लोग अरे केसीआर साहब अपने खुशखबरी सुना रहे कहते, अब तक वो खुशखबरी तो सामने नहीं आई। बाद में क्या बोले, अरे ये धान जो है ये सन्न रकालू वो करने से, खेत करने से जो नुकसान भुगत रहे, क्या उसको
भर्ती करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं जरूर भर्ती करता हूं बोल के बोले, वो चले गए। अब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पे जो इंसेंटिव्स किसानों को दे रहा था वो सब रोक दिए साहब। चाहे फसल कर्जे में जो इंटरेस्ट रियासत के तरफ से किसान को भर्ती दिया जाता था वो रोक दिए। कर्जा माफी वैसी रह गए, भूल गए उन्हें। अब जो ये धान खरीदने का जो मंडी है ना साहब, जो हर गांव में हुकूमत के तरफ से खरीद रहे थे, उससे किसान को थोड़ा फायदा हो रहे थे। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने में उनको एक एश्योरेंस रहते थे। अभी ने ये मोदी साहब से जब से मिलावट हुए, जब से ये मोदी की कारनामा अमल करने में इन्हें शरीक हो गए साहब। कांग्रेस पार्टी ने आज बीसी तबके के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ बीसी कमीशन से रुजू हुई और बीसी कमीशन ने आज दोनों यूनिवर्सिटियों की जानिब से तकर्रुरात में किए जाने वाले नाइंसाफियों पर रूलिंग देते हुए इंतजामिया को नाअहल करार दिया और फरवरी में दोनों यूनिवर्सिटियों के फैकल्टीज के तकर्रुरात के दस्तावेजात के साथ मुकम्मल कमीशन के सामने रुजू होने की हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीसीस के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। Please can you come out and say how many marks you got it in written test? 74 marks out of 70. I really don't have the data. First of all, ma'am, I mean, if I'm allowed to say, it's a faulty process. हमने सोचा जब एक बैकवर्ड क्लास आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, जब अब बीसीस का पूरा राइट्स पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, किसी तरह का नाइंसाफ होगा बोल के हमने एक भरोसा महसूस किया था। मगर उस भरोसे को नाकाम करते हुए जो है सो आज हिंदुस्तान में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, खास तौर से आज इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में हो या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, पूरी तरीके से बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशंस ना अमल करते हुए, उन लोगों के मुंह में मिट्टी फेंकते हुए जो है सो आज इफ्लू वाइस चांसलर सुरेश कुमार जी और उनके साथ में एचसीयू वाइस चांसलर अप्पाराव जी और उनके साथी लोग पूरे मिलकर के बीसी राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है सो उन लोग अमल नहीं करते हुए जो है सो बीसी को बहुत अन्याय कर रहे हैं। उसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमने नेशनल बीसी कमीशन को आज हमने 2 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन दिया था। वो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो है सो तल्लोजू आचार्य जी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने आज पब्लिक हियरिंग कंडक्ट किया था। उसमें पूरा दूध का दूध, पानी का पानी बाहर आ गया कि इफ्लू यूनिवर्सिटी में बीसी रिजर्वेशंस अमल नहीं हो रहे हैं। 236 पोस्ट वहां पे सैंक्शन पोस्ट है, तो सिर्फ वहां पे 27% रिजर्वेशन का मतलब है 58 पोस्ट रहना चाहिए, मगर उसमें सिर्फ 25 पोस्ट जो है सो बीसीस को अलोकेट किए हैं। बाकी के पूरे जो है सो फॉरवर्ड क्लासेस को या किसी और को देके जो है सो बीसीओ का जिंदगी को तबाह करने की एक कोशिश वहां पे हो रहा था। तो आज तल्लोजू आचार्य साहब, नेशनल कमीशन फॉर बीसीस, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर में खास तौर से बोला कि अब जो इंटरव्यूज हो रहा है उसको पूरा बर्खास्त करना चाहिए और फरवरी 3 के दिन दिल्ली में आकर जो है सो पूरे के पूरे फैकल्टी मेंबर्स का सर्विस रजिस्टर्स हो, सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है और अपॉइंटेड स्ट्रेंथ कितना है, उन लोगों का डिटेल्स पूरा लेकर के जो है सो रोस्टर डिटेल्स के साथ जो है सो दिल्ली आके नेशनल कमीशन के सामने पूरा डिटेल्स पेश करना बोल के उन्होंने ऑर्डर दिया है। हम नेशनल कमीशन फॉर बीसीस और खास तौर से तल्लोजू आचार्य साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और चेतावनी भी देते हैं
अप्पाराव जी हो या सुरेश कुमार जी हो, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आप लोग क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जो गरीब बीसीस का जिंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये हमारी तरफ से प्रश्न है। ये जंग जारी रहेगा। जहां जहां भी बीसी लोगों का जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो, वाइस चांसलर्स हो या ऑफिसर्स हो, उनके खिलाफ में बराबर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और बीसीस के साथ ठहर के जो है ये जंग जारी रखेगी। हमने सोचा, बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव पालामूर से झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं, क्योंकि पालामूर रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अभी भी ये प्रोजेक्ट जेर तकमील है और इस प्रोजेक्ट से रंगारेड्डी महबूबनगर परगी के किसानों की अराजियात को 1 एकड़ पानी भी सैराब नहीं किया गया। केसीआर जी ने कल जो रिव्यू किया और उसके बारे में पालामूर रंगारेड्डी जो यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट टेकअप किया गया उसके बारे में बता रहे थे कि 1 साल के अंदर, इस साल में वो उसको कंप्लीट करेंगे। इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर तो मार्च को ख़त्म होगा और इस साल मतलब दिसंबर तक होगा, नेक्स्ट पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये 60,000 करोड़ों की प्रोजेक्ट है, 60,000 करोड़ एस्टिमेशन जो करे, उसको टेंडर जो बुलाए, उसकी उतनी वैल्यू की प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उसमें आज तक 6 साल में उसको 8,000 करोड़ खर्च किया। अभी 52,000 करोड़ खर्च करना है। तो इज इट पॉसिबल 1 साल में ये 52,000 करोड़ ऑफ रुपीस खर्च करके ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? अभी क्यों और एक बार पालामूर यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट प्रजा को उल्लू बनाना चाह रहे? अगर ये 1 साल में आप पूरा करने के लिए जा रहे तो कैसे एक महीने में आपका टारगेट क्या है? कितने महीने में आप पूरा करोगे? कैसे पूरा करोगे? ये हमारे सामने रखिए। और एक बार महाबूनर उम्मड़ी महबूबनगर यूनाइटेड महबूबनगर रहने दो या नलगोंडा रहने दो या यूनाइटेड रंगारेड्डी रहने दो, परगी, तांडूर, विकाराबाद, ऐसे हम सब लोगों को जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो इसके पालामूर रंगारेड्डी से पूरा हर ये सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इरिगेट हो सकता है, जो 6 साल से हुआ नहीं कुछ। वो बोले थे कि गेस्ट हाउस बनाऊंगा, यहीं बैठूंगा, चौकीदार बनूंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा। आंध्र प्रदेश में दिल दहला देने वाले वाकये में एक तालीम याफ्ता मां ने अपनी जवान बेटियों का इस उम्मीद के साथ कत्ल कर दिया कि रूहानी ताकतों की वजह से वो फिर जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग का खात्मा होगा और सतयुग शुरू हो जाएगा। पुलिस ने कहा कि यह खानदान कुछ अरसे से जादू टोना कर रहा था। मदनपल्ली के डीएसपी रवि ने कहा कि उनमें से एक बेटी का कत्ल करने से पहले उसका सर मुंड दिया गया। जब यह खातून अपनी बेटी का कत्ल कर रही थी तो उसका शौहर खामोश तमाशाई बना हुआ था। पुलिस राय ने कहा कि अगरचे के जोड़ा खुद की भी जान लेना चाहता था ताकि यह साबित हो सके कि पुलिस के वहां आने पर वो जिंदा हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया चित्तौड़ जिले के मदनपल्ली में पेश आया। पुलिस का कहना है कि वालिदैन जो काफी पूजा पाठ करते थे, उन्होंने पूजा के नाम पर बेटियों का कत्ल किया। पुलिस और मकामी लोगों के मुताबिक पुरुषोत्तम नायडू और पद्मजा कुछ अरसे से मदनपल्ली के सेवन नगर में मुकीम थे। पुरुषोत्तम नायडू वुमेन डिग्री कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल है और उसकी अहलिया पद्मजा प्राइवेट तालीमी इदारे की प्रिंसिपल है। उनकी बेटियां अलेख्या 27 बरस की और साई दिव्या 22 बरस की थी। ये जोड़ा घर में तरह तरह की पूजा करता था। इसी दौरान इतवार के रोज घर में पूजा की गई और इस दौरान पद्मजा ने पहले साई दिव्या और फिर अलेख्या को वर्जिश के डंबल से मारकर कत्ल कर दिया। मकामी लोगों ने मकान से आने वाले शोर को सुनकर पुलिस को इत्तला दी। डीएसपी रवि मनोहर चारी ने उनके साथ मुलाजिमीन पुलिस पहुंचे, जिन्होंने लाशों का मायना किया और कहा कि पूजा के दौरान इन दोनों का कत्ल किया गया। मजीद जांच के बाद हकायक सामने आएंगे। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में 2 नौजवानों के कत्ल की वारदात पेश आई। उनकी उम्र 20 था 25 बरस के दरमियान है। नामालूम अफराद ने उनके सर पर बड़ा पत्थर डालकर उनका कत्ल कर दिया। इन नौजवानों की शिनाख्त हनूज नहीं हो पाई है। शवाहिद से पता चलता है कि बाज़ अफराद ने जाए वारदात पर शराब पी, क्योंकि शराब की बोतलें वहां पाई गई। इतला मिलते ही नलगुंडा टाउन 2 पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
फिश करी के मसले पर हुए मामूली झगड़े के बाद एक 50 साल शख्स के कत्ल की वारदात आंध्र प्रदेश में पेश आई। जिले का श्रीकाकुलम के आवालेंगी गांव में अगरचे के ये वारदात 22 जनवरी को पेश आई, ताहम पुलिस की जानिब से 7 अफराद की खुसूस में गिरफ्तारी के बाद ये मामला मंजर आम पर आया। मकतूल की शिनाख्त काकीनाडा के रहने वाले 50 साल पी प्रसाद के तौर पर की गई है। उसके दोस्त पांडू रंगाराव को इस मामले में असल मुलजिम बनाया गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।